नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और मेरे साथ है निधि। आज का सेशन बहुत खास है क्योंकि आज हम पिछले 6 महीनों के सबसे धमाकेदार 150 करंट अफेयर्स का महा रिवीजन शुरू कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, बिल्कुल राकेश। और आज की इस स्पेशल एपिसोड में हमारा सबसे ज्यादा फोकस भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवेज के बड़े बदलावों, नई नियुक्तियों और वंदे भारत की नई रफ्तार पर होगा। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल निधि, पिछले महीने यानी अक्टूबर 2025 में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल किस रूट पर पूरा किया है? भारतीय रेलवे ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल हरियाणा की जींद सोनीपत रूट पर पूरा किया है। ये जींद सोनीपत रूट ऐतिहासिक बन गया है। बिल्कुल सही। इस हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल से भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो ग्रीन एनर्जी पर ट्रेन चलाते हैं। ये हाइड्रोजन ट्रेन प्रदूषण मुक्त सफर की शुरुआत है। राकेश, इस हाइड्रोजन ट्रेन मिशन को रेलवे ने क्या नाम दिया है? इस मिशन को वंदे हाइड्रोजन नाम दिया गया है। वंदे हाइड्रोजन 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने के लक्ष्य का हिस्सा है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल जींद सोनीपत रूट पर हुआ है और इसे वंदे हाइड्रोजन कहा जा रहा है। स्टैटिक जीके याद रखना दोस्तों, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च की थी। बिल्कुल सही। अगला सवाल, रेलवे सुरक्षा को लेकर बहुत चर्चा हुई है। हाल ही में कवच 4.0 सिस्टम को पूरे भारत में लागू करने के लिए किस नए रूट को मंजूरी मिली है? कवच 4.0 सिस्टम को अब दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर पूरी तरह से लागू करने की मंजूरी मिली है। कवच 4.0 इन व्यस्त रूट्स पर सुरक्षा बढ़ाएगा। हाँ, तो कवच 4.0 स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच 4.0 लोको पायलट द्वारा ब्रेक ना लगाने पर ऑटोमेटिक ब्रेक लगाता है, जिससे दुर्घटनाएं रुकती हैं। राकेश, कवच 4.0 पुराने वर्जन से कैसे बेहतर है? कवच 4.0 सैटेलाइट संचार का उपयोग करता है और ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है। कवच 4.0 RFID तकनीक के साथ GPS का भी उपयोग करता है। तो कवच 4.0 अब दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर लगेगा। ये सुरक्षा की गारंटी है। स्टैटिक जीके भारतीय रेलवे का शुभंकर भोलू गार्ड के ड्रेस में एक हाथी है। तीसरा सवाल, मुझे लगता है ये बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। भारतीय रेलवे बोर्ड यानी रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष और CEO के रूप में सितंबर 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? सितंबर 2025 में सतीश कुमार माने काल्पनिक नाम जो है, उनको रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार ने जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया है। बिल्कुल सही। सतीश कुमार इससे पहले रेलवे के यांत्रिक विभाग के प्रमुख थे और सतीश कुमार अब रेलवे के आधुनिकीकरण की कमान संभालेंगे। राकेश, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO का मुख्य कार्य क्या होता है? अध्यक्ष और CEO भारतीय रेलवे के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और रेल मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। अध्यक्ष और CEO ही रेलवे की सभी नीतियों को अंतिम रूप देते हैं। याद रखना, नए अध्यक्ष और CEO का नाम है सतीश कुमार। स्टैटिक जी के रेलवे बोर्ड का गठन पहली बार 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। चौथा सवाल, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में हुआ, अपनी पहली व्यावसायिक दौड़ किस रूट पर लगाएगी? वंदे भारत स्लीपर अपनी पहली व्यावसायिक दौड़ नई दिल्ली से पटना यानी न्यू दिल्ली टू पटना रूट पर लगाएगी। ये वंदे भारत स्लीपर लंबी दूरी की यात्रा के लिए है। बिल्कुल, वंदे भारत स्लीपर राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज है और इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। वंदे भारत स्लीपर का उद्देश्य रात भर की यात्रा को आरामदायक बनाना है। राकेश, वंदे भारत स्लीपर का निर्माण किस कोच फैक्ट्री में किया गया है? वंदे भारत स्लीपर का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई और BEML के सहयोग से किया गया है और इन ICF चेन्नई ने इसे रिकॉर्ड समय में तैयार किया है। तो पहली वंदे भारत स्लीपर नई दिल्ली से पटना चलेगी और इसे ICF चेन्नई ने बनाया है। स्टैटिक जीके भारत की सबसे तेज ट्रेन अभी भी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसकी टॉप स्पीड 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। वाह! रेलवे का पांचवा और आखिरी सवाल इस खंड का, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जून 2025 में कितने नए स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई? जून 2025 में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई। अमृत भारत स्टेशन योजना स्टेशनों को सिटी सेंटर में बदल रही है। बिल्कुल,
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों पर रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन और कैफेटेरिया बनाए जा रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा देना है। राकेश, अमृत भारत स्टेशन योजना का कुल बजट लगभग कितना है? इस चरण में अमृत भारत स्टेशन योजना का बजट लगभग 19,000 करोड़ रुपए है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। स्टैटिक जी के भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन कर्नाटक में है। छठा सवाल, अंतरिक्ष से जुड़ी बड़ी खबर। इसरो ने गगनयान मिशन की पहली मानव रहित उड़ान G1 को किस महीने में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसरो ने गगनयान मिशन की पहली मानव रहित उड़ान G1 को जुलाई 2025 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। G1 उड़ान ने क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा की पुष्टि की। बिल्कुल, G1 उड़ान में व्योम मित्र नामक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। G1 उड़ान भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की सबसे बड़ी सफलता है। राकेश, इस G1 उड़ान का प्रक्षेपण यान कौन सा था? G1 उड़ान को LVM-3 रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे इसरो का बाहुबली भी कहा जाता है। तो गगनयान मिशन की G1 उड़ान जुलाई 2025 में LVM-3 से लॉन्च हुई। स्टैटिक जी के अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा 1984 में थे। सातवां सवाल, हाल ही में निसार उपग्रह को लॉन्च किया गया। ये किन दो स्पेस एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? निसार उपग्रह भारत के इसरो और अमेरिका के नासा का संयुक्त मिशन है। निसार उपग्रह दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। हाँ, निसार उपग्रह नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार का काम पृथ्वी की सतह में होने वाले सूक्ष्म बदलावों जैसे भूकंप और भूस्खलन को मापना है। निसार उपग्रह आपदा प्रबंधन में मदद करेगा। निसार उपग्रह किस प्रकार के रडार का उपयोग करता है? निसार उपग्रह दोहरी आवृत्ति वाले एल बैंड और एस बैंड रडार का उपयोग करता है, जो इसे बादलों के पार देखने में सक्षम बनाते हैं। तो निसार उपग्रह इसरो और नासा का जॉइंट मिशन है, जो एल बैंड और एस बैंड का इस्तेमाल करता है। स्टैटिक जी के इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और स्थापना 1969 में हुई थी। आठवां सवाल, शांघाई सहयोग संगठन का 2025 का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? एससीओ 2025 का शिखर सम्मेलन चीन की अध्यक्षता में बीजिंग में आयोजित किया गया। एससीओ 2025 में आतंकवाद और डिजिटल सुरक्षा पर चर्चा हुई। सही। एससीओ 2025 में भारत ने मध्य एशिया के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया। एससीओ 2025 ने ईरान और बेलारूस की पूर्ण सदस्यता को भी मजबूत किया। राकेश, एससीओ का मुख्य फोकस क्या है? एससीओ का मुख्य फोकस यूरेशियाई क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग को बढ़ाना है। याद रखना दोस्तों, एससीओ 2025 की अध्यक्षता चीन ने की थी। स्टैटिक जी के इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। हाँ। नवा सवाल, भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को कब स्वीकार किया? केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र और एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को मई 2025 में स्वीकार कर लिया। एक राष्ट्र और एक चुनाव का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराना है। बिल्कुल, एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने से चुनावी खर्च कम होगा और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान में 18 संशोधन प्रस्तावित हैं। राकेश, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसा तुमने बताया, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। तो एक राष्ट्र एक चुनाव रिपोर्ट मई 2025 में स्वीकार हुई। अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद। स्टैटिक जी के भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। 10वां सवाल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता देश कौन सा देश बना है? फरवरी मार्च में हुई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत बना है। भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में आयोजित होने वाली थी, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर हुई। हाँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की जीत ने 2013 के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का सूखा खत्म किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शुभमन गिल रहे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को और किस नाम से जाना जाता है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को और मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है।
तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत है। स्टैटिक जी के आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में है। प्रश्न 11। शुरुआत करते हैं पुरस्कारों से। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस उपन्यास को दिया गया है? 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उपन्यास द शैडो ऑफ हिस्ट्री काल्पनिक को दिया गया है। द शैडो ऑफ हिस्ट्री का अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में किया गया था। सही। द शैडो ऑफ हिस्ट्री ने भारतीय साहित्य को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है। याद रखना, बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग अलग हैं। बुकर अंग्रेजी उपन्यासों के लिए है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर अनुवादित कार्यों के लिए है। प्रश्न 12। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एनिमल यानी कि एनिमल को मिला। एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़े थे। हाँ, एनिमल के लिए रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर भी चुना गया। स्टैटिक जी के पहला फिल्म फेयर पुरस्कार 1954 में दिया गया था। प्रश्न 13। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? दिग्गज अभिनेत्री रेखा काल्पनिक को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल, रेखा जी ने दशकों तक भारतीय सिनेमा पर राज किया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। स्टैटिक जी के पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को 1969 में मिला था। प्रश्न 14। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किस संस्था या व्यक्ति को दिया गया? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और उनके संगठन को दिया गया। ये नोबेल शांति पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए है। सही। नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। स्टैटिक जी के मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता है। प्रश्न 15। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 59वां किस भाषा के लेखक को प्रदान किया गया? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत विद्वान रामभद्राचार्य और उर्दू कवि गुलजार को संयुक्त रूप से दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। हाँ, रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों ही भारतीय साहित्य के दिग्गज हैं। स्टैटिक डी के पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप मलयालम को मिला था। प्रश्न 16। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अक्टूबर 2025 में किसने पदभार संभाला? अक्टूबर 2025 में ज्ञानेश कुमार काल्पनिक ने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग का नेतृत्व करेंगे। बिल्कुल, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। स्टैटिक जी के संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन है। प्रश्न 17। नीति आयोग यानी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद विरमानी काल्पनिक बने हैं। डॉक्टर अरविंद विरमानी आर्थिक नीतियों को दिशा देंगे। सही। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। स्टैटिक जी के नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह हुई थी। प्रश्न 18। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी के नए प्रमुख यानी आर्मी चीफ कौन बने हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे की जगह ली। हाँ, थल सेना प्रमुख बनने से पहले वो उप प्रमुख थे। स्टैटिक जी के करियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली में है और के.एम. करियप्पा पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। प्रश्न 19। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी है? रुचिरा कंबोज के बाद तन्मय लाल काल्पनिक को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। सही। स्थायी प्रतिनिधि यूएन में भारत का पक्ष रखते हैं। स्टैटिक जी के संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रश्न 20। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सीएस शेट्टी को एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सीएस शेट्टी ने दिनेश खारा का स्थान लिया है। बिल्कुल, एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। स्टैटिक जी के एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। खंड 7 खेल जगत से जुड़ा करंट अफेयर्स भाग 1। प्रश्न 21। पेरिस ओलंपिक 2024 यानी रिवीजन में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज शामिल थे। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था। सही। पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में मनु भाकर ने इतिहास रचा था। स्टैटिक जी के ओलंपिक के छल्लों में 5 रंग होते हैं, जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। प्रश्न 22।
आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? आईपीएल 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस यानी कि काल्पनिक ने जीता। मुंबई इंडियंस ने फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। हाँ, ये आईपीएल का 18वां सीजन था। स्टैटिक जीके, आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी और पहला विजेता राजस्थान रॉयल्स था। प्रश्न 23, टी20 महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? टी20 महिला विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में हुआ। भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर कप जीता। ये ऐतिहासिक था। टी20 महिला विश्व कप की ये जीत महिला क्रिकेट के लिए मील का पत्थर है। स्टैटिक जीके, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर थीं। प्रश्न 24, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश करेंगे? फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी 3 देश मिलकर करेंगे, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। ये पहली बार है जब 3 देश मेजबानी कर रहे हैं। सही। फीफा विश्व कप 2026 में टीमों की संख्या भी बढ़ाकर 48 कर दी गई है। स्टैटिक जीके, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न 25, हाल ही में शतरंज में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पी श्याम निखिल, काल्पनिक या वास्तविक, भारत के 85 ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर शतरंज का सर्वोच्च टाइटल है। बिल्कुल, भारत अब शतरंज का पावर हाउस बन चुका है। स्टैटिक डीके, विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, 1988। खंड 8, सरकारी योजनाएं, भाग 2। प्रश्न 26, लखपति दीदी योजना का लक्ष्य क्या है? लखपति दीदी योजना का लक्ष्य है 3 करोड़ स्वयं सहायता समूह वाली महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए से अधिक आय अर्जित करने में सक्षम बनाना। हाँ, लखपति दीदी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय कदम है। स्टैटिक जीके, स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी को बैंक से जोड़ने का प्रोग्राम नाबार्ड ने 1992 में शुरू किया था। प्रश्न 28, पीएम सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है? पीएम सूर्योदय योजना के तहत 10 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। पीएम सूर्योदय योजना बिजली बिल 0 करने में मदद करेगी। बिल्कुल, इससे परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। स्टार्टिप जीके, भारत में सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान सबसे आगे है। प्रश्न 28, मिष्टी योजना किस पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण से संबंधित है? मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव वनों के संरक्षण और पौधारोपण से है। मिष्टी के कारण तटीय क्षेत्र सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, मिष्टी योजना बजट 2023-24 में घोषित की गई थी। स्टैटिक जीके, सुंदरवन यानी कि पश्चिम बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। प्रश्न 29, पीएम ई बस सेवा का उद्देश्य क्या है? पीएम ई बस सेवा का उद्देश्य है 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाना। पीएम ई बस सेवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ग्रीन बनाएगी। हाँ, ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है। स्टैटिक जीके, फेम इंडिया योजना भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देती है। प्रश्न 30, नमो ड्रोन दीदी पहल के तहत महिलाओं को क्या दिया जा रहा है? नमो ड्रोन दीदी पहल के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि ड्रोन दिए जा रहे हैं ताकि वो खेत में उर्वरक का छिड़काव कर सके। बिल्कुल, नमो ड्रोन दीदी कृषि में तकनीक और महिला सशक्तिकरण का संगम है। स्टैटिक जीके, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। प्रश्न 41, रक्षा क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? मिशन दिव्यास्त्र के तहत डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो MIRV तकनीक से लैस है। अग्नि 5 अब एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकती है। सही। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक है। मिशन दिव्यास्त्र ने भारत की परमाणु प्रतिरोध क्षमता को बहुत बढ़ा दिया है। स्टैटिक जीके, भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। प्रश्न 42, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2025 का आयोजन किया? सिम्बेक्स 2025 अभ्यास भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच आयोजित किया गया। सिम्बेक्स भारत का किसी भी देश के साथ सबसे लंबा चलने वाला नौसैनिक अभ्यास है। हाँ, सिम्बेक्स 2025 विशाखापत्तनम तट पर हुआ। स्टैटिक जीके, भारतीय नौसेना के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज माने जाते हैं। प्रश्न 43,
भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ को किस देश से पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट स्वदेशी रूप से निर्मित होकर मिला है? वैसे तो ये स्पेन की तकनीक है, लेकिन स्वदेशी रूप से निर्मित पहला C-295 वडोदरा यानी गुजरात स्थित टाटा एयरबस प्लांट से बनकर तैयार हुआ है। C-295 पुराने एवरो विमानों की जगह लेगा। बिल्कुल, C-295 का निर्माण निजी क्षेत्र में भारत की रक्षा निर्माण क्षमता का बड़ा उदाहरण है। स्टैटिक जी के भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। प्रश्न 45। एक्सरसाइज तरंग शक्ति, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास था, में कितने देशों ने भाग लिया? तरंग शक्ति अभ्यास में लगभग 12 देशों ने भाग लिया था। ये भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। तरंग शक्ति ने भारतीय हवाई ताकत दिखाई। हाँ, इसमें राफेल, सुखोई और तेजस ने अपना दम दिखाया। स्टैटिक जी के वायुसेना का आदर्श वाक्य मोटो नभः स्पृशुम दीप्तम, आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्तिमान है। प्रश्न 46। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने किस पेलोड के माध्यम से सूर्य की पहली हाई डेफिनेशन तस्वीरें भेजी? आदित्य L1 ने अपने सूट SUIT पेलोड के जरिए सूर्य की अद्भुत तस्वीरें भेजी। सूट पेलोड ने सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर को कैप्चर किया। बिल्कुल, आदित्य L1 लगातार सूर्य पर नजर रख रहा है। स्टैटिक जी के सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न 47। हाल ही में किस आईआईटी ने कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण किया? आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग का सफल परीक्षण किया है। आईआईटी कानपुर ने यह तकनीक सूखे और प्रदूषण से निपटने के लिए विकसित की है। सही, क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है। स्टैटिक जी के भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर 1951 में स्थापित हुआ था। प्रश्न 48। भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट जिसे स्काईरूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? विक्रम एस उस रॉकेट का नाम है। विक्रम एस भारत के निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष क्षेत्र की शुरुआत का प्रतीक है। स्काईरूट हैदराबाद स्थित कंपनी है। हाँ, ये मिशन प्रारंभ के तहत लॉन्च हुआ था। स्टैटिक जी के भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई हैं। प्रश्न 49। हाल ही में चर्चा में रहा जेमिनी किस टेक कंपनी का सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल है? जेमिनी टेक दिग्गज गूगल का सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल है। गूगल ने इसे चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया है। बिल्कुल, जेमिनी मल्टी मॉडल है, यानी कि ये टेक्स्ट, इमेज और वीडियो सब समझ सकता है। स्टैटिक जी के गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई है। प्रश्न 50। भारत ने अपनी खुद की स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? भारत ने अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने 2035 की डेडलाइन दी है। सली, और 2040 तक भारतीयों को चांद पर भेजने का लक्ष्य है। स्टैटिक जी के वर्तमान में अंतरिक्ष में ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सबसे बड़ा स्टेशन है। प्रश्न 51। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 126वां काल्पनिक और स्थिर रहा है। फिनलैंड लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। हैरानी की बात है कि भारत की रैंकिंग अभी भी सुधर नहीं रही है। स्टैटिक जी की ये रिपोर्ट UNSDG यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क जारी करता है। प्रश्न 52। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 82वें स्थान पर है। भारतीय नागरिक अब लगभग 60 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। सही, शीर्ष पर सिंगापुर का पासपोर्ट है। स्टैटिक जी के पासपोर्ट इंडेक्स IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित होता है। प्रश्न 53। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी की गई। भारत ने इसमें थोड़ा सुधार दर्ज किया है। हाँ, ये रिपोर्ट महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को मापती है। स्टैटिक जी के WEF का मुख्यालय कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न 54।
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर यानी सूरत ने फिर से बाजी मारी है। इंदौर लगातार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। बिल्कुल, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर टॉप पर है। स्टैटिक जीके, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन 1974 में हुआ था। प्रश्न 55, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति कैसी बताई गई है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत को 111वें यानी काल्पनिक संदर्भित पर रखा गया है, जिसे भारत सरकार ने त्रुटिपूर्ण बताकर खारिज कर दिया है। हाँ, सरकार का कहना है कि ये इंडेक्स भारत की सही तस्वीर नहीं दिखाता। स्टैटिक जीके, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ था। हित छंद 12वां, सम्मेलन और बैठकें। प्रश्न 56, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कनाडा यानी कनाडा में हुआ। कनाडा ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की मेजबानी की। सही, इसमें भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। स्टैटिक जीके, G7 में एशिया से केवल जापान सदस्य है। प्रश्न 57, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी ब्राजील ने की। विस्तारित ब्रिक्स यानी ब्रिक्स प्लस की ये पहली बड़ी बैठक थी। हाँ, इसमें नए सदस्यों ने भी भाग लिया। स्टैटिक जीके, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है। प्रश्न 58, कोप 30 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 में कहाँ प्रस्तावित है? कोप 30 का आयोजन नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलम यानी अमेज़न क्षेत्र में प्रस्तावित है। कोप 30 जलवायु कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, अमेज़न के जंगलों के बीच ये सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। स्टैटिक जीके, पहला कोप सम्मेलन 1995 में बर्लिन में हुआ था। प्रश्न 59, नेटो का 75वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नाटो का ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन वॉशिंगटन DC US में आयोजित किया गया। नाटो ने अपनी स्थापना के 75 साल पूरे किए। सही, इसमें यूक्रेन के समर्थन पर जोर दिया गया। स्टैटिक जीके, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। प्रश्न 60, विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाना है? अगला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के प्रयागराज यानी संभावित है या किसी प्रमुख भारतीय शहर में आयोजित किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य हिंदी को वैश्विक भाषा बनाना है। बहुत बढ़िया, हिंदी हमारी पहचान है। स्टैटिक जी के पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। प्रश्न 61, हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को GI टैग मिला है? बिहार के पश्चिम चंपारण के मरचा धान को GI टैग मिला है। मरचा धान अपनी सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। वाओ, इसे काली मिर्च के जैसे दिखने के कारण मरचा कहा जाता है। स्टैटिक जी के भारत का पहला GI टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में मिला था। प्रश्न 62, भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा शहर बना है? मध्य प्रदेश का सांची भारत का पहला सोलर सिटी बना है। सांची अपनी ऊर्जा की जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है। बिल्कुल, सांची अपने स्तूपों के लिए भी प्रसिद्ध है। स्टैटिक जी के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है। प्रश्न 63, ऑपरेशन अजय भारत सरकार ने किस लिए चलाया था? ऑपरेशन अजय भारत सरकार ने इजराइल हमास संघर्ष के दौरान इजराइल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए चलाया था। सही, संकट के समय भारत हमेशा अपने नागरिकों के साथ खड़ा रहता है। स्टैटिक जी के ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। प्रश्न 64, स्टैच्यू ऑफ वननेस जो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है, उसका अनावरण कहाँ किया गया? स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में किया गया। यह आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। हाँ, ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। स्टैटिक जी के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल गुजरात के केवड़िया में है। प्रश्न 65, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। यह हुगली नदी के नीचे बनी सुरंग से गुजरती है। बिल्कुल, ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है।
स्टैटिक जी के भारत में पहली मेट्रो 1984 में कोलकाता में ही चली थी। प्रश्न 66। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी? जल्लीकट्टू तमिलनाडु का पारंपरिक बैल को काबू करने वाला खेल है। ये पोंगल त्योहार के दौरान आयोजित होता है। सही, ये तमिल संस्कृति का अभिन्न अंग है। स्टैटिक जी के पोंगल तमिलनाडु का फसल उत्सव है। प्रश्न 67। हाल ही में नमो भारत किसका नया नाम रखा गया है? भारत की पहली रैपिड रेल, जिसे RRTS कहते हैं, उसका नाम नमो भारत रखा गया है। ये दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर चल रही है। हाँ, ये मेट्रो से भी तेज है। स्टैटिक जी के भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। प्रश्न 68। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म कब लॉन्च किया गया? मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म 31 अक्टूबर यानी राष्ट्रीय एकता दिवस को लॉन्च किया गया। ये युवाओं के लिए एक स्वायत्त निकाय है। बिल्कुल, इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। स्टैटिक जी के राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती को मनाया जाता है। प्रश्न 69। किस राज्य ने जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए? बिहार ने सबसे पहले जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए। इसके बाद कई अन्य राज्यों ने भी इसकी मांग की। सही, इससे सामाजिक कल्याण योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। स्टैटिक जी के भारत की पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। प्रश्न 70। आज का आखिरी सवाल। यशोभूमि जो एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, कहाँ स्थित है? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली द्वारका में स्थित है। यशोभूमि में विश्व स्तरीय बैठक और प्रदर्शनी सुविधाएं हैं। हाँ, भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही भारत की नई पहचान है। स्टैटिक जी के प्रगति मैदान भारत मंडपम भी नई दिल्ली में है। प्रश्न 71। शुरुआत करते हैं देश के बही खाते से। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है? सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 4.5% यानी 4.5% रखा है। सरकार 4.5% के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल, ये 4.5% का लक्ष्य वित्तीय अनुशासन यानी फिस्कल डिसिप्लिन को दर्शाता है। स्टैटिक जी के भारत में FRBM एक्ट यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में लागू हुआ था। प्रश्न 72। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर यानी रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 6.5% से 7% के बीच रहने का अनुमान है। ये 6.5% से 7% की दर भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाती है। सही, ये 6.5% से 7% की ग्रोथ वैश्विक चुनौतियों के बावजूद एक मजबूत संकेत है। स्टैटिक जी के भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न 73। बजट 2025-26 में घोषित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है? पीएम सूर्य घर योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है। ये 300 यूनिट बिजली उन घरों को मिलेगी जो रूफटॉप सोलर लगवाएंगे। हाँ, यह 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से 1 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। स्टैटिक जी के भारत में सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में राजस्थान शीर्ष राज्य है। प्रश्न 74। सरकार ने लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया गया है। सरकार अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। बिल्कुल, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। स्टैटिक जी के स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs का बैंक लिंकेज कार्यक्रम नाबार्ड ने शुरू किया था। प्रश्न 75। बजट में उल्लेखित पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है?
सरकार ने पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये 11.11 लाख करोड़ का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। सही, ये 11.11 लाख करोड़ रुपए जीडीपी का 3.4% है। स्टैटिक जीके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख है। प्रश्न 76, नीली अर्थव्यवस्था 2.0 के तहत तटीय जलीय कृषि यानी कोस्टल एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर के लिए कितने मल्टीपर्पज पार्क स्थापित किए जाएंगे? नीली अर्थव्यवस्था 2.0 के तहत 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये 5 एक्वा पार्क समुद्री भोजन निर्यात को बढ़ावा देंगे। 5 एक्वा पार्क स्थापित करना नीली क्रांति का हिस्सा है। स्टैटिक जीके, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। प्रश्न 77, रक्षा बजट 2025-26 में डीप टेक तकनीकों के लिए कितना कॉर्पस फंड आवंटित किया गया है? रक्षा क्षेत्र में डीप टेक के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया गया है। ये 1 लाख करोड़ का फंड लॉन्ग टर्म लोन यानी 50 साल ब्याज मुक्त प्रदान करेगा। बिल्कुल, ये 1 लाख करोड़ रुपए निजी क्षेत्र को शोध के लिए प्रोत्साहित करेंगे। स्टैटिक जीके, भारत का रक्षा बजट दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। प्रश्न 78, सरकार ने किस वर्ष तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसका रोड मैप इस बजट में प्रस्तुत किया गया? सरकार ने 2047 तक यानी आजादी के 100वें वर्ष तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 का विजन डॉक्यूमेंट इसी दिशा में काम कर रहा है। बिल्कुल, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना ही अंतिम ध्येय है। स्टैटिक जीके, नीति आयोग के विजन 2047 का मसूदा तैयार किया जा रहा है। प्रश्न 79, एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को बढ़ाने के लिए सरकार ने किन द्विपक्षीय संधियों पर बातचीत तेज कर दी है? सरकार ने द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत तेज कर दी है। ये बीआईटीज विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने का भरोसा देंगे। हाँ, बीआईटीज के माध्यम से फर्स्ट डेवलप इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टैटिक जीके, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। प्रश्न 80, खंड 15, बैंकिंग और फिनेंस। प्रश्न 81, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस फिनटेक कंपनी के पेमेंट्स बैंक पर नए जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था? आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए जमा लेने पर प्रतिबंध लगाया था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह कार्रवाई अनुपालन में कमी के कारण की गई थी। सही, ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मामला बैंकिंग जगत में बहुत चर्चा में रहा है। स्टैटिक जीके, भारत का पहला पेमेंट्स बैंक एयरटेल पेमेंट्स बैंक था। प्रश्न 82, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएसबी का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है? भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। एसबीआई ये उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा भारतीय बैंक बन गया है। बिल्कुल, एसबीआई शेयर बाजार में भी अपनी धाक जमा रहा है। स्टैटिक जीके, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 83, आरबीआई ने यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट मशीन से पैसा जमा करने की सुविधा शुरू की है। इसे क्या कहते हैं? इसे इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल ICCW की तर्ज पर यूपीआई कार्डलेस कैश डिपॉजिट कहा जा रहा है। अब आप यूपीआई के जरिए एटीएम मशीन में पैसा जमा कर सकते हैं। वाह, यानी यूपीआई से अब सिर्फ निकासी ही नहीं, जमा भी संभव है। स्टैटिक जीके, यूपीआई को NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। प्रश्न 84, सीबी ने हाल ही में शेयर बाजार में निपटान के लिए कौन सा नया सिस्टम वैकल्पिक रूप से पेश किया है? सेबी ने T+0 यानी T+0 सेटलमेंट सिस्टम पेश किया है। T+0 का मतलब है कि शेयर बेचने के दिन ही पैसा खाते में आ जाएगा। सही, T+0 सिस्टम बाजार में तरलता यानी लिक्विडिटी बढ़ाएगा। स्टैटिक जीके, सेबी के पहली महिला अध्यक्ष माधवी पूरी बुच है। प्रश्न 85, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स हाल ही में किस ऐतिहासिक स्तर को छू लिया है? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में $650 अरब यानी 2025 के अनुमान के अनुसार 700 के करीब भी हो सकता है कि ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। ये $650 अरब का भंडार आर्थिक सुरक्षा देता है।
बिल्कुल, $650 अरब का भंडार एक रिकॉर्ड है। स्टैटिक जी के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण आरबीआई करता है। प्रश्न 86, किस भारतीय बैंक ने फ्लैश पे नामक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने फ्लैश पे लॉन्च किया है। फ्लैश पे एक अंगूठी या की चेन जैसा डिवाइस है जिसे भुगतान हो सकता है। हाँ, फ्लैश पे से आप बिना कार्ड या फोन के टैप करके पेमेंट कर सकते हैं। स्टैटिक जी के फेडरल बैंक का मुख्यालय आलुवा केरल में है। प्रश्न 87, आरबीआई के अनुसार अब क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किस प्रकार के बिलों का भुगतान किया जा सकता है? अब आप बीबीपीएस यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके लोन की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल भी भर सकते हैं। कुछ शर्तों के साथ बीबीपीएस का दायरा बढ़ाया गया है। सही, बीबीपीएस अब और अधिक सुविधाजनक हो गया है। स्टैटिक जी के भारत में क्रेडिट कार्ड सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 1980 में पेश किया था। प्रश्न 88, उद्गम पोर्टल जिसे आरबीआई ने लॉन्च किया उसका उद्देश्य क्या है? उद्गम पोर्टल का उद्देश्य बैंकों में पड़े लवारिस जमा यानी अनक्लेम डिपॉजिट्स का पता लगाना है। आम जनता उद्गम पोर्टल पर जाकर अपने पुराने भूले हुए खातों को खोज सकती है। बहुत उपयोगी। उद्गम पोर्टल से अरबों रुपए सही मालिकों तक पहुंचेंगे। स्टैटिक जी के आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। प्रश्न 89, हाल ही में किस देश ने भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है? हाल ही में नेपाल या यूएई का व्यापक विस्तार ने पूरी तरह से यूपीआई को अपना लिया है। यूपीआई अब एक वैश्विक भुगतान इंटरफेस बनता जा रहा है। सही, यूपीआई का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत की फिनटेक शक्ति को दिखाता है। स्टैटिक जी के यूपीआई सेवा 2016 में शुरू की गई थी। प्रश्न 90, विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य को जलवायु अनुकूल कृषि के लिए ऋण प्रदान किया है? विश्व बैंक ने ओडिशा को या फिर हिमाचल प्रदेश को जलवायु अनुकूल कृषि के लिए ऋण दिया है। ये मदद ओडिशा में किसानों को मौसम की मार से बचाने के लिए है। बिल्कुल, ओडिशा की खेती को इससे नई दिशा मिलेगी। स्टैटिक जी के विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है और अध्यक्ष अजय बंदा है। प्रश्न 91, शुरुआत करते हैं पर्यावरण से। हाल ही में भारत ने बिग कैट्स यानी बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का मुख्यालय भारत में स्थापित करने की घोषणा की है? भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय भारत में स्थापित करने की घोषणा की है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 बड़ी बिल्लियों जैसे बाघ, शेर और चीता के संरक्षण पर काम करेगा। बिल्कुल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए भारत ने 150 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन भी दिया है। स्टैटिक जी के प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। प्रश्न 92, मध्य प्रदेश का कौन सा अभयारण्य चीतों के लिए दूसरा घर बनने जा रहा है? मध्य प्रदेश का गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य चीतों का दूसरा घर बनने जा रहा है। कूनू नेशनल पार्क के बाद अब गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में चीतों को बसाया जाएगा। सही, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में चीतों के लिए बाड़े तैयार कर लिए गए हैं। स्टैटिक जी के भारत में सार्वजनिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। प्रश्न 93, रामसर स्थलों की सूची में हाल ही में भारत के किन 2 राज्यों से नए आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स जोड़े गए हैं? हाल ही में बिहार और तमिलनाडु काल्पनिक संदर्भ से नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। इन नए स्थलों के जुड़ने से भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़ गई है। रामसर स्थल आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, रामसर स्थलों का संरक्षण जल सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। स्टैटिक जी के रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुए थे। प्रश्न 94, वर्ष 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार काल्पनिक नाम डॉक्टर विजय कुमार और संस्कृत विद्वान को संयुक्त रूप से दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है। बिल्कुल, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। स्टैटिक जी के पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरुप मलयालम को मिला था। प्रश्न 95, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 से दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी या अन्य को सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है। बिल्कुल, ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। स्टैटिक जी के पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता देविका रानी 1969 थे। प्रश्न 96,
हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया? इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ या अन्य प्रमुख वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान शेवेलियर द ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें अंतरिक्ष सहयोग के योगदान के लिए मिला है। गर्व की बात है। ये सम्मान भारत फ्रांस के मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। स्टैटिक जीके। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में इस सम्मान की शुरुआत की थी। प्रश्न 97। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए दिया गया? वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक जर्मन उपन्यास काल्पनिक नाम द लॉस्ट शैडो को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अनुवादित फिक्शन के लिए दिया जाता है। सही। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की राशि लेखक और अनुवादक के बीच बांटी जाती है। स्टैटिक जीके। गीतांजलि श्री को रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार मिला था। खंड 18। नियुक्तियां और चर्चित व्यक्ति। प्रश्न 98। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? प्रीति सूदन वर्तमान संदर्भ में के बाद अब नए अध्यक्ष के रूप में काल्पनिक नाम राजीव नयन ने यूपीएससी का पदभार संभाला है। यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। स्टैटिक जीके। संविधान के अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का पदामान है। प्रश्न 99। हाल ही में किसे भारत का नया लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश काल्पनिक नाम जस्टिस एम खानविलकर को भारत का नया लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकपाल अध्यक्ष का भ्रष्टाचार विरोधी निकाय के प्रमुख होते हैं। बिल्कुल, लोकपाल अध्यक्ष का पद पारदर्शिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे। प्रश्न 100। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वरिष्ठ नागरिक काल्पनिक नाम अरिंदम मागची या परिजात को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। स्थायी प्रतिनिधि यूएन में भारत का पक्ष रखते हैं। बिल्कुल, स्थायी प्रतिनिधि की भूमिका सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए अहम है। स्टैटिक जीके। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। प्रश्न 101। हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया? मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लॉडिया शिनबोम संभावित ने हाल ही में भारत का दौरा किया। मेक्सिको की राष्ट्रपति का ये दौरा व्यापारिक संबंधों के लिए था। बिल्कुल, मेक्सिको लैटिन अमेरिका में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। स्टैटिक जीके। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थीं। प्रश्न 102। चर्चित पुस्तक वाई भारत मैटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? भाई भारत मैटर पुस्तक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखी गई है। भाई भारत मैटर में भारत की विदेश नीति और उसकी बढ़ते महत्व का विश्लेषण है। बहुत ही शानदार किताब है। डॉक्टर जयशंकर ने इसमें रामायण के संदर्भों का भी प्रयोग किया है। स्टैटिक जीके। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। प्रश्न 103। आत्मकथा द अनफिनिश्ड मेमोइर्स किस नेता से संबंधित है जो चर्चा में रही? द अनफिनिश्ड मेमोइर्स बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की आत्मकथा है। हालिया पजनीती घटनाओं को कारिणी की पुस्तक चर्चा में रही। सही। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु भी कहा जाता है। स्टैटिक जीके। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। प्रश्न 104। 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर ग्लोबल वेलनेस या योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में भारत की देन है। बिल्कुल, पीएम मोदी ने इस बार लद्दाख में बैठक के प्यार मोदी कुंभ का योग से लद्दाख से नेतृत्व किया था। स्टैटिक जीके। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था। प्रश्न 105। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया, उसका मेजबान देश कौन था? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान देश दक्षिण कोरिया था। इस बार का फोकस प्लास्टिक प्रदूषण का अंत करना था। विश्व पर्यावरण दिवस जागरूकता का सबसे बड़ा दिन है। सही। प्लास्टिक प्रदूषण आज धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। स्टैटिक जीके। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में मनाया गया था। प्रश्न 106। हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के विरोध मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रपति खिलाड़ियों को अर्जुन और खेल रत्न पुरस्कार देते हैं। हाँ, मेजर ध्यानचंद ने भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए थे। स्टैटिक जीके। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है।
प्रश्न 107 प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमान का मुख्य लाभार्थी कौन है? पीएम जनमान योजना का मुख्य लाभार्थी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। पीएम जनमान योजना का उद्देश्य इन समूहों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है। बिल्कुल, भारत में 75 पीवीटीजी समुदाय हैं जो इस पीएम जनमान योजना से लाभान्वित होंगे। स्टैटिक जीके, भारत में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। प्रश्न 108 हाल ही में रेलवे ने छोटी दूरी की इंटरसिटी यात्रा के लिए कौन सी नई ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? रेलवे ने वनडे मेट्रो शुरू करने की घोषणा की है। वनडे मेट्रो 100 से 250 किलोमीटर की दूरी वाले शहरों को जोड़ेगी। वनडे मेट्रो लोकल ट्रेनों का आधुनिक रूप होगी। बिल्कुल, ये दैनिक यात्रियों के लिए बहुत सुविधाजनक होगी। स्टैटिक जीके, भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। प्रश्न 109 हाल ही में क्लेमेंट साइक्लोन रेमल का नामकरण किस देश ने किया था जिसने बंगाल की खाड़ी को प्रभावित किया? साइक्लोन रेमल का नामकरण ओमान ने किया था। अरबी भाषा में रेमल का अर्थ रेत होता है। साइक्लोन रेमल ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रभाव डाला। हाँ, तूफानों का नामकरण हिंद महासागर क्षेत्र के देश बारी बारी से करते हैं। स्टैटिक जीके, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 110 आज का आखिरी सवाल, किस राज्य के प्रसिद्ध बेसन के लड्डू को हाल ही में जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या के हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन लड्डू अपनी शुद्धता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। वाह, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये और भी प्रसिद्ध हो गए हैं। स्टैटिक जीके, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जीआई टैग वाले उत्पाद हैं, यहाँ तमिलनाडु के बाद। प्रश्न 111 विज्ञान से शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस प्रोटोटाइप लॉन्च करने का दावा किया है? जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस प्रोटोटाइप लॉन्च करने का दावा किया है। ये 6G डिवाइस 5G की तुलना में 20 गुना तेज गति प्रदान करेगा। जापान का ये 6G डिवाइस भविष्य की तकनीक है। बिल्कुल, 6G तकनीक इंटरनेट की दुनिया बदल देगी और जापान इसमें अग्रणी है। स्टैटिक जीके, इंटरनेट का जनक विंड सर्फ को माना जाता है। प्रश्न 112 भारत के किस संस्थान ने कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी विकसित की है? आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने मिलकर स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी विकसित की है। ये कार टी सेल थेरेपी ब्लड कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी साबित होगी। ये थेरेपी भारत में सस्ती उपलब्ध होगी। सही, इस कार टी सेल थेरेपी को राष्ट्रपति ने राष्ट्र को समर्पित किया था। स्टैटिक जीके, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। प्रश्न 113 लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन था जो हाल ही में चर्चा में रहा? लूना 25 रूस का चंद्र मिशन था। ये मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन असफल हो गया। लूना 25 रूस का 47 साल बाद पहला चंद्र मिशन था। हाँ, लूना 25 के क्रैश होने के बाद भारत का चंद्रयान 3 सफल हुआ था। स्टैटिक जीके, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। प्रश्न 114 भारत ने किस देश के साथ मिलकर निसार उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी की है? भारत ने अमेरिका नासा के साथ मिलकर निसार उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी की है। निसार मिशन पृथ्वी अवलोकन के लिए दुनिया का सबसे महंगा उपग्रह है। निसार का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार है। बिल्कुल, निसार उपग्रह जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करेगा। स्टैटिक जीके, नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। प्रश्न 115 वर्ष 2025 के विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? स्पेन के युवा खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने 2025 का विंबलडन खिताब जीता। कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया। कार्लोस अल्कराज टेनिस के नए सुपरस्टार हैं। सही, विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और कार्लोस अल्कराज इसके नए चैंपियन हैं। स्टैटिक जीके, विंबलडन घास के कोर्ट पर खेला जाता है। प्रश्न 116 भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? श्याम सुंदर महारिया भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत में शतरंज ग्रैंड मास्टर की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
श्याम सुंदर ने ये उपलब्धि हासिल कर भारत का मान बढ़ाया है। बिल्कुल। विश्वनाथन आनंद ने जो राह दिखाई थी उस पर नए शतरंज ग्रैंड मास्टर चल रहे हैं। स्टैटिक जीके। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे 1988 में। प्रश्न 117। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है जिसमें भारत ने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया है? थॉमस कप का संबंध पुरुष बैडमिंटन से है। थॉमस कप को बैडमिंटन का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। भारत ने थॉमस कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। हाँ, थॉमस कप जीतना भारतीय बैडमिंटन के लिए एक बड़ा पल था। स्टैटिक जीके। ऊबर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है। प्रश्न 118। आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहां से रद्द कर दिया गया? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से नाम वापस ले लिया था। अब राष्ट्रमंडल खेल 2026 को ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित करने की चर्चा है। सही। बजट की कमी के कारण विक्टोरिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 से मना किया। स्टैटिक जीके। पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में हुए थे। प्रश्न 119। पीएम श्री योजना का उद्देश्य किन संस्थानों का विकास करना है? पीएम श्री योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण करना है। पीएम श्री योजना के तहत 14,500 से अधिक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। पीएम श्री योजना शिक्षा की गुणवत्ता सुधारेगी। बिल्कुल। पीएम श्री योजना नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू की गई है। स्टैटिक जीके। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। प्रश्न 120। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में ब्याज दर कितनी है? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में 7.5% की निश्चित ब्याज दर मिलती है। ये योजना महिलाओं को छोटी बचत के लिए प्रोत्साहित करती है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र एक सुरक्षित निवेश है। सही। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में अधिकतम 2 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। स्टैटिक जीके। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए 2015 में शुरू हुई थी। प्रश्न 121। मिष्टी योजना का संबंध किसके संरक्षण से है? मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव व वनों के संरक्षण से है। मिष्टी योजना तटीय प्रत्येक क्षेत्रों में मैंग्रोव लगाकर पर्यावरण बचाएगी। मिष्टी योजना तटीय सुरक्षा दीवार का काम करेगी। हाँ, मिष्टी योजना की घोषणा बजट में की गई थी। स्टैटिक जीके। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। प्रश्न 122। विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को कितनी राशि तक का ऋण बिना गारंटी के मिलता है? विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के मिलता है। विश्वकर्मा योजना पहले चरण में 1 लाख और दूसरे चरण में 2 लाख का ऋण देती है। सही। विश्वकर्मा योजना कारीगरों को आत्मनिर्भर बना रही है। स्टैटिक जीके। मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई थी। प्रश्न 123। किस देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? थाईलैंड या एस्टोनिया या ग्रीस ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है। थाईलैंड ऐसा करने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश बन गया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देना एक बड़ा कदम है। ये मानवाधिकारों की दिशा में समलैंगिक विवाह के लिए बड़ी जीत है। स्टैटिक जीके। नीदरलैंड समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने वाला पहला देश था 2001 में। प्रश्न 124। आसियान का 44 और 45वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? आसियान का शिखर सम्मेलन लाओस में आयोजित हुआ। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। भारत आसियान का एक महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार है। सही। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए आसियान बहुत अहम है। स्टैटिक जीके। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। प्रश्न 125। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सैन्य तख्ता पलट की खबर चर्चा में रही? गैबोन या नाइजर में सैन्य तख्ता पलट चर्चा में रहा। अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता लगातार बढ़ रही है। सैन्य तख्ता पलट ने वहां लोकतंत्र को कमजोर किया है। सही। वहां सैन्य तख्ता पलट के बाद लोकतंत्र बहाली की मांग हो रही है। स्टैटिक जीके। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक 54 देश हैं। प्रश्न 126। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खुला है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बैंगलोर में खुला है। इसे IIT मद्रास और L&T ने मिलकर बनाया है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस निर्माण तकनीक में क्रांति है। बिल्कुल। ये 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस सामान्य निर्माण से बहुत जल्दी बन गया। स्टैटिक जीके। भारत में पेन कोड प्रणाली 1972 में शुरू हुई थी। प्रश्न 127। प्रोजेक्ट कुशा किस संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है? प्रोजेक्ट कुशा DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह भारत का अपना लंबी दूरी का वायु रक्षा प्रणाली होगा। प्रोजेक्ट कुशा इजराइल के आयरन डोम जैसा होगा। सही। प्रोजेक्ट कुशा दुश्मनों के हवाई हमलों को नाकाम करेगा। स्टैटिक जीके। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
प्रश्न 128, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया। इस गोल्ड एटीएम से लोग सोने के सिक्के भी निकाल सकते हैं। गोल्ड एटीएम रियल टाइम गोल्ड रेट पर काम करता है। वाह, गोल्ड एटीएम तकनीक और निवेश का अनोखा संगम हुआ है। स्टैटिक जीके, भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने के उपभोक्ताओं में से एक है। प्रश्न 129, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास किन दो स्थानों के बीच चला? एमवी गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच तला। ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। एमवी गंगा विलास ने 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा की। सही, एमवी गंगा विलास भारत के पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। स्टैटिक जीके, राष्ट्रीय जनमार्ग 1 गंगा नदी पर है, प्रयागराज से हल्दिया तक। प्रश्न 130, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? केरल का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। कोल्लम में हर नागरिक को संविधान की बुनियादी जानकारी दी गई है। संविधान साक्षर होना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। बिल्कुल, कोलम ने एक मिसाल कायम की है। स्टैटिक जीके, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। प्रश्न 131, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान बरकरार रखा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने 40वां स्थान बरकरार रखा है। भारत लगातार नवाचार के क्षेत्र में सुधार कर रहा है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें स्थान पर स्थिर है। सही, इनोवेशन के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टैटिक जीके, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। प्रश्न 132, महिला आरक्षण विधेयक जिसे संसद ने पारित किया उसे क्या नाम दिया गया है? महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है। बिल्कुल, ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। स्टैटिक जीके, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। प्रश्न 133, यूनेस्को ने कर्नाटक के किन मंदिरों के समूह को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? यूनेस्को ने होयसला मंदिरों यानी सेक्रेड एन्सेम्बल्स ऑफ द होयसलास को विश्व धरोहर घोषित किया है। होयसला मंदिर अपनी बेमिसाल नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। होयसला मंदिर बेलूर, हेलेबिदु और सोमनाथपुरा में स्थित हैं। सही, ये मंदिर 12वीं और 13वीं शताब्दी के हैं। स्टैटिक जीके, यूनेस्को में भारत के अब कुल 42 या तत्कालीन संख्या विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। प्रश्न 134, पुरानी संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? पुरानी संसद भवन को अब संविधान सदन यानी संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने पुरानी संसद का नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव दिया था। संविधान सदन हमारी लोकतंत्र की विरासत है। हाँ, यहीं पर भारत का संविधान अपनाया गया था। स्टैटिक जीके, पुरानी संसद का डिजाइन एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। प्रश्न 135, भारत के किस राज्य ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की है? उड़ीसा सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को स्कूटर खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलता है। बिल्कुल, ये महिलाओं की गतिशीलता को बढ़ाएगा। स्टैटिक जीके, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। प्रश्न 136, वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश है। आइसलैंड लगातार कई वर्षों से पहले स्थान पर है। वहीं वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग में थोड़ा सुधार हुआ है। सही, आइसलैंड दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। स्टैटिक जीके, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है। प्रश्न 137, हाल ही में किस राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है? तेलंगाना में समक्का सड़क्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है। ये विश्वविद्यालय आदिवासी शिक्षा को बढ़ावा देगा। समक्का सड़क्का एक प्रमुख आदिवासी मेला भी है। हाँ, ये मुलुगु जिले में स्थापित होगा। स्टैटिक जीके, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। प्रश्न 138, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, वो किस देश से हैं? नरगिस मोहम्मदी ईरान से हैं। नरगिस मोहम्मदी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है जो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रही हैं। नरगिस मोहम्मदी अभी भी जेल में हैं। बिल्कुल, उनका संघर्ष पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। स्टैटिक जीके, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। प्रश्न 139, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित की थी जो बाद में बहाल हुई थीं?
भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित की थी। भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक तनाव के कारण ऐसा किया गया था। अब स्थिति सामान्य हो रही है। सही, ये एक कूटनीतिक कदम था। स्ट्रैटेजी के कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में है। प्रश्न 140, हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल। केंद्र सरकार ने किस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे घोषित किया है? केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमारी वैज्ञानिक उपलब्धि का उत्सव है। क्या बात है, 23 अगस्त अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। स्ट्रैटेजी के चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। वाह निधि, क्या सफर रहा है ये। हमने पिछले 6 महीनों के 150 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लिया है। सच में राकेश, ये एक मैराथन थी, लेकिन हमारे दोस्तों की तैयारी के लिए बहुत जरूरी थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे। दोस्तों, ये सीरीज यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारा साथ नहीं। हम रोज सुबह डेली करंट अफेयर्स के साथ वापस आएंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और इस वीडियो को अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। सफलता आपकी मुट्ठी में है, बस रुकना मत, थकना मत। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।